हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम ब्लेक का लिखा हुआ बहुत ही फेमस पोएम द सिक रोज़। द सिक रोज़ इज़ अ पार्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि विलियम ब्लेक का दो बहुत ही फेमस एंथोलॉजी है। एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो उन्होंने 1789 में पब्लिश किया था, और एक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो उन्होंने 1794 में पब्लिश किया था। तो द सिक रोज़ द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का, ये एक्सपीरियंस का सीरीज़ जितना भी पोएम उसमें आता है उसमें से एक बहुत ही फेमस पोएम है द सिक रोज़। इस पोएम का थ्रू ब्लेक ने समझाने का कोशिश किया है कि कैसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्योर रोज़ सिक हो जाता है सिर्फ किसका वजह से, एक वर्म का वजह से। एक इनविजिबल वर्म, ऐसा वर्म जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ऐसा इनविजिबल वर्म एक नाइट में, हाउलिंग स्टॉर्म वाला नाइट में जहाँ पे बहुत स्टॉर्म हो रहा था, बहुत तेज़ हवा बह रही थी, वैसा एक रात में सबकी नज़र से अलग छुपते छुपाते एक वर्म आकर के रोज़ का पेटल बेड में बैठता है। बेड इन द सेंस मतलब फ्लावर के ऊपर बैठता है, और वहीं वर्म का डार्क डिज़ायर की वजह से जो रोज़ है वो करप्ट हो जाता है, वो रोज़ सिक हो जाता है और उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। द वर्म डिस्ट्रॉयज़ द लाइफ ऑफ द रोज़। यही है ऊपर ऊपर पोएम का मतलब। लेकिन ये पोएम बहुत ही सिम्बॉलिक है। इसका थ्रू ब्लेक ने बहुत सारा टॉपिक्स पे, बहुत सारा थीम्स पे टच किया है। ये हम लोग समझेंगे, सारा ऊपर का मीनिंग भी समझेंगे, अंदर का भी सारा मीनिंग, सिम्बॉल, इमेजरी, सब कुछ हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं। ओ रोज़ दाउ आर्ट सिक। सबसे पहले देखिए ओ रोज़, यहाँ पे ओ देखिए एक ही लेटर है ओ, या ओ मतलब किसी को जब हम लोग एड्रेस करते हैं, ठीक है, किसी को जब बुलाते हैं, तो यहाँ जैसे रोज़ को पुकार रहे, यहाँ जो स्पीकर है वो रोज़ को जैसे पुकार रहे कि ओ रोज़ दाउ। दाउ का मतलब होता है यू, THOU, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब है यू, ठीक है। आर्ट, फिर से आर्ट एक ओल्ड इंग्लिश यूजेज है, इसका मतलब है ARE, ओके। सिक का मतलब तो जानते हैं अनवेल, अस्वस्थ। तो ओ रोज़ दाउ आर्ट सिक्स, सॉरी नॉट सिक्स, सिक। तो हे रोज़, हे गुलाब, तुम क्या हो चुके हो, अस्वस्थ हो चुके हो, तुम अनवेल हो चुके हो। द इनविजिबल वर्म, किसका वजह से, एक इनविजिबल वर्म। इनविजिबल मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जो आपका नज़र के पीछे से छुप के छुपाते हुए आ रहा है, ऐसा एक वर्म जिसको हम लोग देख नहीं सकते। दैट फ्लाइज इन द नाइट, ऐसा वर्म जो कि उड़ रहा है। कब उड़ रहा है, रात में उड़ रहा है। तो एक वर्म है जो कि इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो रात में उड़ रहा है। और क्या कर रहा है, इन द हाउलिंग स्टॉर्म। और नॉर्मल कोई रात में नहीं उड़ रहा है, एक हाउलिंग स्टॉर्म में उड़ रहा है। हाउलिंग का मतलब होता है रोरिंग, स्क्रीमिंग, ठीक है। देखिएगा जब कोई स्टॉर्म होता है तो जो विंड बहुत स्पीड से बहता है, ठीक है, हवा बहुत तेज़ से बहती है तूफ़ान का टाइम में, है ना, तो बहुत सा आवाज़ होता है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत चिल्ला रहा है, कोई रोर कर रहा है, स्क्रीम कर रहा है, ग्राउल कर रहा है। तो वहीं हाउलिंग स्टॉर्म, तो इतना तेज़ तूफ़ान की रात में, ठीक है, जहाँ चारों तरफ एकदम तहस नहस मची हुई है, एवरीथिंग इज़ डिसरप्टेड, ओके, एवरीथिंग इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड। ऐसा एक परिस्थिति में एक इनविजिबल वर्म जिसको देखा ही नहीं जा सकता, वो ऐसा तूफ़ान का रात में उड़ करके आया है, किसके पास, ये रोज़ के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, उसको मिल चुका है तुम्हारा। दाई मतलब, दाई भी एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, THY, दाई मतलब योर, YOUR, योर, ठीक है, तुम्हारा। बेड यानी कि बिस्तर। अच्छा, अब यहाँ पे बेड यानी फ्लावर बेड, ठीक है। फ्लावर बेड मतलब जो कोई भी फ्लावर होता है, कोई भी फूल का जो पंखुड़ियाँ होती है, जो पेटल्स होता है, ठीक है, तो फ्लावर का जो सरफेस होता है ना, उसी को हम लोग फ्लावर बेड बोलते हैं। जैसे रोज़ का, गुलाब का आप लोग देखे होंगे कि गुलाब फूल का जो सुंदर सुंदर पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स होती है, वो पेटल्स का जस्ट ऊपर एक थोड़ा सा फ्लैट जगह रहता है, ठीक है। तो कोई भी जब कीड़े मकोड़े, कोई भी हनी बी या कोई भी जब बैठता है, तो वहीं जगह पे गुलाब फूल का ऊपर या कोई भी फ्लावर का ऊपर का हिस्सा जहाँ पे कोई बैठता है, कोई कीड़े मकोड़ा बैठता है, वहीं वाला सरफेस को फ्लावर बेड बोला जाता है, ठीक है। वहीं पे रेस्टिंग प्लेस वेयर इंसेक्ट्स कैन रेस्ट, ओके, वेयर दे कैन लैंड अपॉन, ठीक है। वहीं जो फ्लैट सरफेस ऑफ फ्लावर है, सॉफ्ट फ्लैट सरफेस, उसी को फ्लावर बेड कहा जाता है। तो वो फ्लावर बेड किसने ढूंढ निकाला है, ये इनविजिबल वर्म ने
तुम्हारा वो नरम बिस्तर ढूंढ निकाला है, तुम उस पे आके वो अब चढ़ गया है, उस पे आके बैठ गया है। ऑफ क्रिम्सन जॉय, क्रिम्सन यानी कि डीप रेड कलर, ठीक है, गाढ़ा लाल कलर को क्रिम्सन बोला जाता है। जॉय यानी खुशी, हैप्पीनेस। तो यहाँ क्रिम्सन जॉय क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जाहिर सा बात है रोज़ जो है वो काफ़ी ब्राइट रेड कलर का होता है और क्रिम्सन कलर का। तो क्रिम्सन जॉय यानी वहीं जो आपका फ्लावर है, क्रिम्सन रोज़ फ्लावर है, उसका बेड में आकर के उसका नरम सरफेस के ऊपर आकर बैठ चुका है, तो उसको अब आराम मिल रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। किसको मज़ा आ रहा है? वो वर्म को, ठीक है। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, और उसका जो डार्क सीक्रेट लव, डार्क मतलब अंधेरा, अब यहाँ पे अंधेरा यानी नेगेटिविटी, ठीक है। डार्क मतलब यहाँ पे काला नहीं, मतलब प्यार, काला प्यार का रंग थोड़ी होता है कि काला प्यार, यहाँ डार्क यानी कि नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स के बारे यहाँ पे बताया जाए कि इसका जो प्यार है, हाँ, वो बहुत अच्छा वाला प्यार नहीं, वो प्रोडक्टिव वाला प्यार नहीं, जो प्यार नरिश करता है, नर्चर करता है, केयर करता है, वो वाला प्यार नहीं है। ये सब कुछ मिटा देने वाला प्यार है, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव लव विच इज़ डिस्ट्रॉइंग द रोज, ठीक है। डार्क सीक्रेट लव, कैसा लव? सीक्रेट लव, ये ओपन लव नहीं है, इसको सब कोई नहीं जानता है, सबका सामने या नहीं हो रहा है, सबका नज़र के पीछे छुपते छुपाते एक सीक्रेट तरीके से ये प्यार हो रहा है। तो एक नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, ये जो प्यार है ना ही ये सिर्फ सीक्रेट है, छुपते छुपाते हो रहा है, वो तो है ही, ऊपर से डिस्ट्रक्टिव भी है, ये रोज़ का बर्बादी भी ला रहा है, ठीक है। तो दिस लव इज़ नॉट लाइक ए वेरी गुड लव, दिस इज़ डूइंग बैड थिंग टू द रोज़। डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, फिर से आ गया दाई, दाई मतलब ओल्ड इंग्लिश में योर, डिस्ट्रॉय यानी कि डिवास्टेट कर देना, तहस नहस कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका जो ये डार्क सीक्रेट लव है वो तुम्हारा जो ज़िंदगी है उसको लेकिन बर्बाद कर दे रहा है। तो ये हुआ ऊपर ऊपर का मीनिंग, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारा सिंबल्स और इमेजरीज है जो हम लोग अब एक एक करके समझेंगे ताकि पोएम का टोटल मीनिंग हम लोग को बढ़िया से समझ में आए। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, रोज़ जो है, रोज़ किस चीज़ का सिंबल है? रोज़ इज़ अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड लव, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ पोएट समझाने चाह रहे हैं कि जो ये ब्यूटी है या लव है, लवलीनेस है, ठीक है, कोई भी नेचुरल ब्यूटी है, तो सारा कितना भी चाहे वो खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो या फिर ह्यूमन ब्यूटी हो, कोई भी तरीके का ब्यूटी हो, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कोई परमानेंट लेकिन नहीं है। नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल समवन और समथिंग इज़ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस नेचर, नथिंग इज़ परमानेंट। सब ब्यूटी को, सब लवलीनेस को एक ना एक दिन तबाह होना है, और तबाह कौन करेगा? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। नथिंग कैन एस्केप द रैवेजेस ऑफ टाइम। समय का डिस्ट्रक्शन से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी खूबसूरत हो, ठीक है। उसका खूबसूरती, उसका जो लवलीनेस है, एक ना एक दिन टाइम के हाथ में आके उसको तबाह होना ही है, डेथ का हाथ में आके उसको तबाह होना ही है। तो यहाँ वर्म, जो इनविजिबल वर्म है, ये एक तरीके से डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। ठीक जैसे रोज़ ब्यूटी, लव एंड फुल ऑफ लाइफ, लिवलीनेस का प्रतीक है, सिंबल है, ठीक वैसे ही वर्म भी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। इनविजिबल, इनविजिबल शब्द से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनविजिबल मतलब क्या? नहीं देखा जा रहा। अब डेथ को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कब आ जाए, कब नहीं आए, किसी को नहीं पता। बता के तो नहीं आता, दिखा करके तो खुद को नहीं आता, है ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अनसर्टेन, इनविजिबल। तो उस हिसाब से भी हम लोग वर्म को देख सकते। तो ये वर्म भी क्या है? इनविजिबल है, लेकिन इसका बावजूद इनविजिबल है, लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस है वो, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता। द वर्म इज़ रियली देयर, ओके। ऐसा बात नहीं है कि वर्म बोल के कुछ है ही नहीं, वर्म है। और वर्म तूफ़ानी रात में आ भी रहा, रोज़ में बैठ भी रहा, उसका जो डार्क सीक्रेट लव है वो फुलफ़िल भी कर रहा, रोज़ का लाइफ बर्बाद भी कर दे रहा, सिर्फ उसको दिखाई नहीं दे रहा। रोज़ देख नहीं पा रहा कि कौन है, उसका चेहरा क्या है, कहाँ है वो, लेकिन शी कैन फील। शी मतलब यहाँ रोज़ का बात कर रहे हैं। तो रोज़ लेकिन समझ पा रहा है कि ये चीज़ उसके साथ हो रहा,
लेकिन देख नहीं पा रहा। सिमिलरली डेथ, हम सब कोई जानता है कि डेथ और डिस्ट्रक्शन इज़ रियली देयर, बट वी डोंट नो व्हेन इट विल कम, हाउ इट विल कम। ओके, तो पहला तो सिंबल हो गया ये। अब नेक्स्ट आते हैं कि रोज़ का एक सिंबल फेमिनिनिटी भी होता है, ठीक है, द फेमिनाइन क्वालिटीज़ दैट इज़ ऑल्सो सिम्बलाइज्ड बाय अ रोज़। ठीक अपोजिट वर्म किस चीज़ को समझाता है? वर्म कैन सिमिलरली सिम्बलाइज अ मैस्कुलाइन क्वालिटी। ओके, तो रोज़ को आप एक फेमिनाइन सिंबल पकड़ सकते हैं और वर्म को एक मैस्कुलाइन सिंबल के तहत देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसका नेक्स्ट लेवल में, खास करके जो सेकंड स्टैंजा है इसमें ये जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन वाला सिंबल है ये और ख़ास करके समझ में आता है। क्रिम्सन जॉय, फाउंड आउट दाई बेड, डार्क सीक्रेट लव, ये सब जो फ्रेजेस है, ठीक है, बेड, क्रिम्सन जॉय, डार्क सीक्रेट लव, ये इशारा कर रहे हैं कि देयर इज़ अ रियल फिजिकल लव मेकिंग बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल पर्सोना। ठीक है, तो यहाँ पे वो फेमिनाइन पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज़। मेल पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्म। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिमाइंडर अबाउट द बेसिक फिजिकल डिज़ायर, आवर नीड ऑफ लव, आवर डिज़ायर फॉर लव, आवर सेक्शुअल डिज़ायर, ये चीज़ भी यहाँ पे सिम्बलाइज्ड हो रहा है। लेकिन देखने वाला बात है कि इसको यहाँ पे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव दिखाने का जगह डिस्ट्रक्टिव तरीके से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, फिजिकल डिज़ायर फॉर लव इज़ वेरी नेचुरल थिंग, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक जैसे वर्म इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक जैसे रोज़ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक वैसे ही जो डिज़ायर है, डिज़ायर फॉर लव है, फिजिकल डिज़ायर है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एंड वेरी नेचुरल। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इसमें कुछ गुनाह नहीं है, इसमें कुछ कसूर नहीं है। लेकिन उसका बावजूद ब्लेक ने इसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स का तरीके से क्यों दिखाया है? क्योंकि फिर से आप गौर कीजिए कि द एंड हिज थर्ड सेकेंड स्टैंजा में जो थर्ड लाइन है, एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, तो ब्लेक को जो है वर्म का लव से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो लव डार्क और सीक्रेट है। वाई लव शुड बी डार्क एंड सीक्रेट? लव इज़ नथिंग डार्क इन इट, इजंट इट? प्यार जो है, प्यार तो बहुत अच्छा चीज़ होता है ना, दैट इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग, दैट इज़ क्वाइट नर्चरिंग, दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, ये पॉजिटिव चीज़ होता है। लव इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ क्रिएशन। जो पूरा ह्यूमन रेस है, ह्यूमन काइंड है, जो पॉपुलेशन हम लोग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ लव मेकिंग एंड लाइक द प्रोसेस ऑफ दैट, राइट? तो इसको तो डिनाई करने का कोई संभावना नहीं है, इसको डिनाई करने का कोई नीड भी नहीं है। तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसको डिस्ट्रक्टिव क्यों बोला गया है? बिकॉज इट इज़ डार्क एंड सीक्रेट। ये जो वर्म है, ये जो रोज़ का लिए इसका प्यार है या रोज़ के लिए इसको प्यार है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लमैटिक इज़ इट इज़ डूइंग इट इन अ सीक्रेटिव मैनर, इन अ डार्क मैनर। जब भी प्यार के साथ ये डार्कनेस जुड़ जाता है, जब भी प्यार के साथ ये सीक्रेसी जुड़ जाता है, समस्या तब होता है। यहाँ पे ब्लेक इनडायरेक्टली मॉक कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं द वेरी स्ट्रिक्टनेस ऑफ क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये भी आप लोगों को जान के रखना ज़रूरी है कि ब्लेक एक प्री रोमांटिक्स है। प्री रोमांटिक यानी ब्लेक का टाइम में वो एक ट्रांजिशन एज का पोइट है, जहाँ उनका पिछले जनरेशन में जैसे पोप, ड्राइडन, इस तरह का पोइट पूरे नियो क्लासिकल आइडियाज़ के थे। ठीक है, दे वर नॉट मोर इन टू दिस आइडियाज़ लाइक इन लोगों का टाइम में इमेजिनेशन, लव, नेचर, पैशन, ये सब लेके के इतना इंटरेस्ट नहीं था। दे वर मच मोर रियलिस्टिक, ठीक है, या बोला जाए तो मटीरियलिस्टिक। ओके, लेकिन ये सब चीज़ में पैशन को लेके, लव को लेके, इमेजिनेशन को लेके कोई फोकस सब पोइट्री में नहीं था। और इसका बाद आगे का जो जनरेशन है जिसको हम लोग प्रॉपर रोमांटिक पोइट्स बोलते हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ठीक है, ये लोग टोटली रोमांटिसिज्म में है, यानी कि ये लोग दे गिव देयर मोस्ट प्रीमियम फोकस ऑन द रोल ऑफ इमेजिनेशन, लव, नेचर, पैशन, ये सब चीज़ को बहुत बड़ा करके देखा जाता है रोमांटिक एज का पोइट्री में। अब जो ब्लेक है वो ये दोनों टाइम का बीच में है,
तो वही इसीलिए उनको प्री रोमांटिक्स या ट्रांजिशन एज बोला जाता है कि पिछला जनरेशन का जो ये फोकस था कि नहीं लव इमेजिनेशन ये सब पे फोकस नहीं करना चाहिए, दैट आर नॉट वर्दी टॉपिक फॉर लिटरेचर राइटिंग, ये जो नोशन है ये ब्लेक ने तोड़ा था। एंड ही वॉज लिबरल माइंडेड इनफ, उनका कोई ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वो नहीं थे, ठीक है, रिलीजन को लेकर के या कोई भी चीज़ लेकर के वो काफ़ी लिबरल माइंडेड थे, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, हर चीज़ लेकर उनका एक ओपन माइंड था, ठीक है। ही ट्राइड टू गिव अटमोस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, फ्री थिंकिंग, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ लव, ओके, ये चीज़ में वो ज़्यादा फोकस देते थे। तो इसीलिए एक तरीके से ये क्रिटिसिज्म है कि सोसाइटी का, ब्लेक का टाइम का सोसाइटी का, कि जो लव है, लव इज़ नॉट दैट मच गुड, ओके, ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है या फिज़िकल डिज़ायर है, लव मेकिंग है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड, ओके, इसमें एक डार्कनेस, एक शेम, एक सीक्रेसी का पर्दा हमेशा सोसाइटी चढ़ाने का कोशिश करता है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन उसमें चढ़ाने का कोशिश करते हैं कि नहीं, लव को लेके ज़्यादा डिस्कस मत करो, फिज़िकल डिज़ायर छी बहुत बुरा बात है, ठीक है, या फिर ये सब सारा चीज़ से रिलेटेड जो बहुत नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ को टैबू बना दिया जाता था। तो इसी चीज़ का खिलाफ एक क्रिटिसिज्म भी आप मान सकते हैं कि ब्लेक समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, लव बुरा नहीं है, बट लव को सीक्रेट बना के उसको डार्क अगर बना दोगे तो जो लव क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो सकता है, आदमी का लाइफ को इम्प्रूव एंड पॉजिटिविटी ला सकता है, वहीं सेम लव लाइफ बनाने का जगह लाइफ बर्बाद कर देगा, ओनली बिकॉज डार्कनेस एंड सीक्रेसी आर इम्पोज्ड अपॉन इट, ठीक है। एक और जो नोशन हम निकल के आता है ये सिख उस पोएम का थ्रू, कि इट टॉक्स अबाउट द बोथ गुडनेस एंड बैडनेस प्रेजेंट इन सोसाइटी, ठीक है। ये जो वर्म है, वर्म एक तरीके से सोसाइटी में जितना भी बैड पीपल रहता है, जो बैड एलिमेंट्स है, या फिर इन जनरल सोसाइटी का ही जो नेगेटिव मानसिकता है, जो डार्क नेगेटिव मानसिकता है, इसको भी दर्शाता है, ठीक है। और रोज़ जो है ऑन द अदर हैंड शोज़ अ वेरी प्योर थिंग, अ वेरी लवलीनेस, अ वेरी सेक्रेड थिंग, ओके, वेरी इनोसेंट थिंग, ठीक है। तो कैसे एक सोसाइटी का अंदर का जो ख़राब कुछ इंसान है, या फिर पूरा सोसाइटी का ही जो गंदा मानसिकता है, जो क्रिटिसाइजिंग मानसिकता है, या फिर जो नेगेटिव उसका मेंटालिटी है, वो कैसे एक बहुत प्योर और बहुत लवली और बहुत इनोसेंट आदमी का लाइफ को भी बर्बाद कर दे सकता है। हाउ society's experience or how the society's hypocrisy can eat up, can consume a purity, the innocence of any individual, ओके, ये भी एक तरीक़े से दर्शाया जा रहा है कि चाहे सोसाइटी में तुम कितनों भी प्योर हो, कितनों भी सुंदर हो रोज़ जैसे, ठीक है, लेकिन सोसाइटी का जो वर्म्स है, जो इनविजिबल है, दिखेगा नहीं, सामने नहीं दिखेगा। ये इनविजिबल वर्ड एक और भी चीज़ सजेस्ट करते हैं कि दिस इज़ सबकॉन्शियस, दिस इज़ प्रेजेंट इन आवर बैक ऑफ माइंड। शायद बहुत कोई लोग सोसाइटी ये रियलाइज़ भी नहीं करता कि दे आर इनहेरेंटली दे आर रियरिंग अप सम नेगेटिव क्वालिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ सोसाइटी सबकॉन्शियसली कोई भी इनोसेंट चीज़ को, कोई भी प्योर चीज़ को करप्ट आखिरकार कर ही देगी। नो प्योर और नो लवली थिंग कैन रिटेन इट्स प्योरिटी, कैन रिटेन इट्स इनोसेंस। कोई भी सुंदर चीज़ आखिरकार इसका जो पवित्रता है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, आखिर एक न एक दिन उसको कलुषित होना ही है, एक न एक दिन उसको स्टेन्ड होना ही है। दैट इज़ हिज वर्डिक्ट, ठीक है। तो ये सब जो सारा चीज़ था, ये जो टॉपिक्स था, ये जो थीम्स था, ये हम लोग समझ सकते हैं पूरा सिक रोज़ पोएम के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ सिक रोज़ एक पोएम, आई मीन एक रोज़ और एक वर्म का रिलेशनशिप का बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लव, ओके, फिर सीक्रेसी, डार्कनेस, द एटीट्यूड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ब्लेक्स क्रिटिसिज्म ऑफ इट, ठीक है, ये सब चीज़ भी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो आशा करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और सारा चीज़ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमको बताइएगा, सारा चीज़ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू फार मोर क्लियरली इफ़ देयर इज़ एनी डाउट लेफ्ट, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।